नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन लास्कर पुरस्कार का सबसे अच्छा वर्णन है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं लास्कर पुरस्कार का। और अगर हम लास्कर अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड लास्कर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में अल्बर्ट लास्कर और उनकी पत्नी मैरी लास्कर ने किया था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस अवार्ड को उन लोगों को दिया जाता है जिनके द्वारा मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया गया हो। इसके अलावा यह अवार्ड बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, स्पेशल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस के लिए भी दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना मुख्यतः मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है उनको सम्मानित करने के लिए किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर यह कहा गया है कि यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में प्रमुख योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर इस अवार्ड को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिद्दा किस राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गिद्दा पंजाब का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है मिस यूनिवर्स हरनाज संधू परफॉर्म गिद्दा विथ बॉर्डर पुलिस फैमिली। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति का आदेश अंतिम है। कोर्ट किसी भी प्रविष्टि को जोड़ या घटा नहीं सकता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं अनुसूचित जनजातियों की, और उससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 342 का। आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 342 है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां राज्य है वहां उसके राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजाति समुदायों के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। यानी कि यहां पर यह साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुसूचित जनजातियों की सूची निकाली जाएगी। और इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति समुदाय के भाग को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकता है या उन्हें वहां से अपवर्जित यानी कि निकाल सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस सूची में कोई भी बदलाव करना है तो यहां पर ये जो बदलाव है वह संसद के द्वारा किया जाता है एक विधि को बना करके। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि कोर्ट किसी भी प्रविष्टि को यहां पर जोड़ या घटा नहीं सकता। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित व्यक्ति प्रवास पर किसी अन्य राज्य में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन के लिए दावा नहीं कर सकता। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि एक राज्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी अन्य राज्य में प्रवास के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता। यानी कि जो लाभ उसे उसके अपने गृह राज्य में मिल रहा था वही लाभ उसे किसी दूसरे राज्य में मिले, यह कोई जरूरी नहीं है।
और वह इसके लिए दावा नहीं कर सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट 6 फुल प्रूफ नॉर्म्स टू आइडेंटिफाई एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि वे कौन सी जनजातियां अनुसूचित जनजातियां हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फुल प्रूफ नॉर्म्स होना चाहिए। तो ये न्यूज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है प्राकृतिक रबर स्टायरीन का बहुलक है। आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राकृतिक रबर होते हैं वे आइसोप्रीन के बहुलक हैं, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि रबर बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जो रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 के तहत गठित किया गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट असम राज्य में लगाया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि 22 जून 2021 को रबर बोर्ड अनुसंधान फॉर्म ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस पौधे को केरल स्थित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर राज्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा है उसमें मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जीन को अंतर्वेशित किया गया है, यानी कि इंजेक्ट किया गया है। और ये जो जीन है वह पौधे को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता प्रदान करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन नॉर्थ ईस्ट रबर वेव। और यहां पर यह कहा गया है कि जो सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबड़ की खेती की जाए, उसको देखते हुए केरला के नर्सरीज के द्वारा इन 7 राज्यों में रबड़ के पेड़ के 51 लाख सैंपल्स भेजे जा रहे हैं और इनको कैरी करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन जो है चलाया जाएगा, ताकि इतनी भारी मात्रा में इन रबर के प्लांट को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है पर्माकल्चर खेती पारंपरिक रासायनिक खेती से कैसे अलग है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर अगर हम कथन नंबर 4 को देखते हैं तो जहाँ पर यह कहा गया है कि पर्माकल्चर खेती में मल्चिंग क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक खेती में ऐसा जरूरी नहीं है। ये कथन पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर जो कथन 4 है वो सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम कथन 2 को देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि पारंपरिक रासायनिक खेती से मिट्टी की लवणता में वृद्धि हो सकती है, लेकिन पर्माकल्चर खेती में ऐसा नहीं है,
ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर हमारे सामने है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। यहाँ पर जो पहला कथन है कि पर्माकल्चर खेती मोनोकल्चर प्रथाओं को हतोत्साहित करती है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक खेती में मोनोकल्चर प्रथाएं प्रभावी हैं, यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमआरसैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र और इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर यह बताया गया है कि रविवार को इंडियन आर्मी के द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर के एमआरसैम का सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम एमआरसैम की बात करें यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय सेना के द्वारा उपयोग किया जाएगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस मिसाइल को डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि आईएआई के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह मिसाइल सेना की पुरानी हो रही वायु रक्षा प्रणालियों की जगह लेगी। और अगर हम एमआरसैम की बात करें तो यह एक ऐसा हथियार प्रणाली है जिसमें मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और अन्य वाहन शामिल हैं। यहाँ पर जो मिसाइल की प्रबंधन प्रणाली है वह लक्ष्य को ट्रैक करता है। इसके लिए यहाँ पर मल्टी फंक्शन रडार दिए गए हैं। यह रडार सही ढंग से आने वाले खतरे को पहचानने में मदद करता है। यह ये कैलकुलेट करता है कि जो आने वाला मिसाइल है वह कितनी दूरी पर है, और इसे इंटरसेप्ट किए जाने के लिए यह कमांड सेंटर को सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। आपको ध्यान में रखना है कि यह मिसाइल 4.5 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 275 किलोग्राम है। और इस मिसाइल में 60 किलोग्राम के वॉरहेड लगे हुए हैं। यह मिसाइल मैक 2 यानी कि ध्वनि गति से दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और इसका जो रेंज है वह 70 किलोमीटर का है, और एक साथ यह कई लक्ष्यों को भेज सकता है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसके बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे, इनसे जुड़े हुए समाचार को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।